हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज हम लोग एम पी एस सी 006 जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का कल है उसका रिवीजन करने वाले हैं। काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यानी कि आपका 70 to 80% सिलेबस हम लोग इस वीडियो से कवर कर लेंगे और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊंगी। तो अगर आप लोग एम पी एस सी 006 का रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, क्योंकि हमारा पेपर ही इसके आसपास रिवॉल्व करता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि ये डिसिप्लिन होता क्या है और इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ये एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है जो बेसिकली ये समझाने की कोशिश करता है कि वायलेंस होता क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं और इसको अगर हम सस्टेनेबल पीस चाहते हैं तो वो कैसे अचीव किया जा सकता है, स्पेशली आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जहाँ पे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, इस सब्जेक्ट का मेन फोकस सिर्फ वॉर को रोकना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के रूट्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म पीस अगर हमें चाहिए तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और वैसे भी अगर देखूं, अगर आप मास्टर्स इन पॉल साइंस कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बिकॉज इसके आगे जाके इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, पहले अब हम समझते हैं पीस होता क्या है। ठीक है, पीस के टाइप्स और इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो पीस का मतलब शांति होएगा, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में देखें तो पीस का मतलब क्या होता है। देखो, पीस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं इजी वे में। पीस का मतलब सिर्फ वॉर का होना या नहीं होना, ये सब नहीं होता। ठीक है, यानी कि वॉर को रोक देना पीस हो गया, शांति हो गई, नहीं। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अगर हम वो समझेंगे तो हमें समझ आएगा पीस क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस का मतलब होता है डायरेक्ट वायलेंस का एब्सेंस। मतलब गन्स चलना बंद हो गई, वॉर रुक गया और लोग एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव पीस। लेकिन ये ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। मतलब नेगेटिव पीस होना इम्पॉर्टेंट तो है, वॉर रुकना, मार कटाई ना होना, ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि इसमें अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जैसे इनजस्टिस, इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते। इसका अगर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होते हैं सीज फायर, ट्रूस या डीमिलिटराइज्ड जोन। मतलब कि लड़ाई टेम्परेरीली तो रुक गई, पर असली प्रॉब्लम अभी भी वही है। इसलिए नेगेटिव पीस फ्रेजाइल होता है और ये कभी भी खत्म हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम समझे पॉजिटिव पीस। पॉजिटिव पीस का कॉन्सेप्ट दिया था जोहान गोल्टंग ने। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किसने दिया, जोहान गोल्टंग। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव पीस सिर्फ वायलेंस को रोकना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जहां सोशल जस्टिस हो, रिसोर्सेज सबको इक्वल मिले और स्ट्रक्चरल वायलेंस खत्म हो। ओके, इसमें हम लोग ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इक्वल डेवलपमेंट, ये सब इंक्लूड करते हैं। पॉजिटिव पीस का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी बनाना जहां लोग अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही अब हमें पता लग गया कि दो तरह के पीस होते हैं और पीस का मतलब क्या होता है। ओके, अब हम कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब होता है इनडायरेक्ट हार्म, जो अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है, इंस्टीट्यूशंस की वजह से होता है। इसमें हम लोग किसी को मार नहीं रहे हैं फिजिकली, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर इतना खराब है कि उस इंसान को वायलेटेड फील हो रहा है। जैसे कि पावर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर की कमी, इस सब से एक इंसान को वायलेटेड फील हो सकता है। यहाँ कोई एक इंडिविजुअल डायरेक्टली वायलेंस नहीं करता, लेकिन सिस्टम ही लोगों को सफर करने पे मजबूर कर देता है। ओके, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्सेप्ट है, जो तुम याद रखोगे अपने आंसर्स के लिए, दैट इज पीस एज अ प्रोसेस। यानी कि पीस कोई एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट एफर्ट, डायलॉग और चेंजिंग सोशल कंडीशंस के हिसाब से एडजस्टमेंट चाहिए होता है। यानी कि पीस तुम अचीव नहीं कर सकते, पीस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग है।
इसमें तुम हमेशा बातचीत करते रहते हो, दूसरे के साथ नेगोशिएट करते रहते हो, ताकि तुम्हारी सोशल कंडीशन जो है वो चेंज हो सके। ओके। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव पीस का डिफरेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होता है, तो तुम्हें ये सब आने चाहिए। ओके। नेक्स्ट अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द नेचर एंड डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट कैसी होती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं कॉन्फ्लिक्ट को। देखो, पहले समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट ना एक ह्यूमन इंटरेक्शन का बहुत नेचुरल पार्ट है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी किसी ना किसी से कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। अगर हम देखें तो फैमिली इश्यूज ये सब भी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। जब इंडिविजुअल या ग्रुप्स को लगता है कि उनके गोल्स, वैल्यूज या फिर इंटरेस्ट एक दूसरे से मैच नहीं करते, तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ये इंडिविजुअल्स के बीच होता है, जैसे पर्सनालिटी क्लैश, कम्युनिकेशन गैप या पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से डिसएग्रीमेंट। ये हमारी रोज की लाइफ में होता है ना। तो ये होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर होता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये सोसाइटी के अंदर क्लास डिवीजन, इनइक्वालिटी या रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एथनिसिटी, कल्चर, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, आइडेंटिटी और रिकॉग्निशन के इश्यूज आते हैं। यानी कि लोग अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पर लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनको उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ स्ट्रगल होता है पावर के लिए, गवर्नेंस के लिए, पॉलिसीज के लिए और स्टेट रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली पार्टीज के बीच। ओके। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये कंट्रीज के बीच होता है, टेरिटरी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि हम लोग क्लियर एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान इंडिया का, चाइना इंडिया का, जहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस की वजह से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ओके। अगर हम देखें तो रूट कॉजेज अगर हम समझें क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, तो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, यानी कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से, वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ कंट्री में, आइडेंटिटी बेस्ड टेंशन है रिलीजन की वजह से या फिर नेशनलिज्म की वजह से, पास्ट में इंजस्टिस हुआ उसकी वजह से, पावर इम्बैलेंस है, या फिर आपकी सोच नहीं मिलती। तो ये सब जो है कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं। ओके। अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ऐसे आते हैं कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताओ। ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि कुछ थ्योरीज देखने वाले हैं हम। देखो, कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए ना हमें काफ़ी अलग अलग थ्योरीज काफ़ी लोगों ने दी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल थ्योरीज। ये हमारे काफ़ी पुराने लोगों ने दी है, जो हमें बहुत बार हमने पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी से सब्जेक्ट में पढ़े हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो इनकी थ्योरीज आती हैं क्लासिकल थ्योरीज में। अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो कॉन्फ्लिक्ट क्लास स्ट्रगल की वजह से होता है। यानी कि एक रिच क्लास है, एक पुअर क्लास है, जैसे कि बुर्जुआजी जो रिच वाले हैं जिनके पास सब कुछ है, और प्रोलेटरीट जो बुर्जुआजी के लिए काम करते हैं। तो इनके बीच जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके। क्योंकि एक के पास बहुत पैसा है, वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है और पैसा कमाने के लिए। ओके। नेक्स्ट है वेबर। वेबर कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता, बल्कि पावर की वजह से होता है, स्टेटस और रिसोर्सेज के लिए भी होता है, जो हमें क्लियरली आज के टाइम पे, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे दिखता है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरीज। इसमें बेसिकली ना इंडिविजुअल और ग्रुप साइकोलॉजी पर फोकस करते हैं हम लोग। जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। रिलेटिव डेप्रीवेशन, एक इंसान को किसी चीज़ की कमी फील हो रही है, या फिर हमारे आइडेंटिटी बेस्ड जो है मोटिवेशंस होते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जैसा बिहेवियर हमारे अंदर आता है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारी स्ट्रक्चरल थ्योरीज। हमने पहले भी पढ़ा स्ट्रक्चरल वायलेंस में। ये हमें बताती है कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर खराब है, जैसे कि कास्ट स्ट्रक्चर हम देखें, क्लास स्ट्रक्चर देखें, ऐसी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनते हैं। ओके। अगर हम कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस देखें, कुछ अभी के टाइम की, मॉडर्न टाइम की, तो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस हमें ये कहती हैं कि आज के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है मल्टी डायमेंशनल होते हैं, किसी एक चीज़ पे बेस्ड नहीं होते,
काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी, रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री की वजह से उनकी, इन सबको मिलाकर जो है आजकल के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, बहुत मल्टीफेसेड हो गए हैं। ओके, एग्जाम में क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, मेजर थ्योरीज बताओ कॉन्फ्लिक्ट की, या फिर स्ट्रक्चरल कॉजेज बताओ कॉन्फ्लिक्ट के। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, मल्टीफेसेड ऑफ नेचर ऑफ वायलेंस, यानी कि वायलेंस कितने तरह के होते हैं या फिर वायलेंस के पीछे कितने रीजंस होते हैं। ओके, हमने पहले भी पढ़ा था जोहान गोल्टन का, जिन्होंने हमें पॉजिटिव पीस के बारे में बताया था। अब उन्होंने हमें 3 जो है वायलेंस के फॉर्म्स बताए हैं या फिर टाइप्स बताए हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट वायलेंस। इसमें हमें पता ही है, अगर डायरेक्ट वायलेंस है तो ये विजिबल होता है, दिख रहा होता है हमें। वॉर में मर्डर, असॉल्ट, टॉर्चर या फिर टेररिज्म, ये सारे जो है डायरेक्ट हार्म होते हैं, किसी को फिजिकली हार्म करना, ओके, या फिर साइकोलॉजिकली हार्म करना, ये सारा डायरेक्ट वायलेंस में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल वायलेंस। ये जो है सिस्टम के थ्रू होता है, बेसिकली पावर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आपको हेल्थ केयर अच्छा नहीं मिल रहा, तो इस सब की वजह से किसी की प्री मेच्योर डेथ हो जाना, या फिर कोई इतना बीमार पड़ गया कि उसको मरना पड़ा, या फिर उसको पावर्टी की वजह से सुसाइड करना पड़ा, तो ये होता है स्ट्रक्चरल वायलेंस। थर्ड आ जाता है हमारा कल्चरल वायलेंस। इसमें कल्चर, रिलीजन, आइडियोलॉजी और लैंग्वेज ऐसे टॉपिक्स यूज होते हैं जो वायलेंस को बेसिकली जस्टिफाई करते हैं और दिखाते हैं कि वायलेंस होना सही है। ओके, अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी में देखें तो जैसे कि पैट्रियार्की, जेंडर वायलेंस, इस सबको नॉर्मल बना देता है हमारा कल्चरल वायलेंस। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या ये तीनों फॉर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप इसको बोलोगे कि यस, ये तीनों फॉर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं, बिकॉज एक चीज़ दूसरी चीज़ को जस्टिफाई करती है। जैसे कि अगर हम कल्चरल वायलेंस देखें तो कल्चरल वायलेंस हमारा स्ट्रक्चरल वायलेंस को जस्टिफाई करता है, और स्ट्रक्चरल वायलेंस की वजह से ही डायरेक्ट वायलेंस होते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, या फिर डिस्कस स्ट्रक्चरल वायलेंस विद एग्जांपल्स, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सारी समझा दी ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पाथवेज टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कैसे कैसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मेन अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है डिस्प्यूट्स को एंड करना और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सिचुएशन में सोल्यूशन ढूंढना, यानी कि दोनों पार्टीज जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों म्यूचुअली कंसेंट के साथ किसी सोल्यूशन पे पहुंचती है। एक साइड से अगर कोई सोल्यूशन निकल रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में नहीं आएगा। ओके, अगर हम इसके मेथड्स देखें तो सबसे पहले आ जाता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में डायरेक्टली पार्टीज बात करती हैं और चीजें कॉम्प्रोमाइज करती हैं। दूसरा आ जाता है हमारा मीडिएशन। मीडिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प करती है सोल्यूशन ढूंढने में। इसमें आप क्लियरली एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो इंडिया पाकिस्तान वॉर का, जिसमें पहले हम लोगों ने नेगोशिएशन करा था जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, और उसके बाद हमारे साथ यूएस ने आके बीच में मीडिएशन करा था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है सेफ स्पेसेस क्रिएट करना जहां लोग ऑनेस्टली बात कर सके। ओके, नेक्स्ट आता है रिकंसाइलेशन। इसमें हम लोग हीलिंग होती है, हार्म को हम लोग एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ हमने गलत करा, और हम वापस से अपना जैसा रिलेशनशिप पहले होता है वो रीबिल्ड करते हैं। ओके, अगर हम देखा जाए तो काफ़ी सारे देखो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। इफेक्टिव रेजोल्यूशन से क्या होता है, अगर रेजोल्यूशन हो जाए कॉन्फ्लिक्ट का तो इससे हमें इंक्लूसिविटी मिलती है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, इम्पार्शलिटी खत्म होती है और सस्टेनेबिलिटी आती है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स, तो आपको ये 4 टेक्निक्स मेंशन करनी है। बाकी रोल ऑफ मीडिएशन आएगा तो ये रहा रोल ऑफ मीडिएशन। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फ्रॉम मैनेजिंग टू ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे, पहले उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और फिर उस चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे, नई चीज में बनाएंगे। ओके, देखो अगर मैं तुम्हें मतलब समझाऊं, सबसे पहले आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का फोकस होता है कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना, ठीक है, एस्केलेशन को रोकना। यानी कि अगर किसी पार्टीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम हर जगह एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान वॉर का लेंगे बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप लोग काफ़ी रिलेट कर सकते हो।
अगर हम उसमें देखें तो हमारा पहले फोकस है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करें, एस्केलेट होने से रखें, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स हो गई थी, वी वांटेड कि ये चीज लैंड में ना हो, तो हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करा सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करा, यानी कि कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को सॉल्व करा। जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम एक दूसरे की कंट्रीज में एंटर नहीं होंगे, और जो पानी रोकने की बात हुई थी उस पर बात हुई। तो ये सारे हुए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और फिर आई कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात। ये टर्म जो है आपको जॉन पॉल ने दिया है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें रिलेशनशिप्स, स्ट्रक्चर्स और कल्चर चेंज की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया पाकिस्तान वॉर में कोई भी नहीं हुआ है। वो ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं हुआ, ना ही हमारा जो है रिलेशनशिप उस कंट्री के साथ ठीक हो पाया। ओके, अगर अब हम देखें तो अब हम हमने अभी जॉन पॉल के जो देखे कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या फ्रेमवर्क देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले इसमें आता है देखो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या होता है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इंडिविजुअल्स जब अपने आप को चेंज करते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में। रिलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जब पार्टीज के बीच का रिलेशनशिप ठीक होता है। स्ट्रक्चरल, जब आपके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आए। या फिर कल्चरल, यानी कि आपकी सोच में, आपकी वैल्यूज में कोई डिफरेंस आए। ओके, पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच। तो ये अप्रोच में आपको ये वाली लिखनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पीस बिल्डिंग एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग का डिफरेंस क्या होता है पहले, ठीक है। देखो, पीस बिल्डिंग अगर हम देखें तो यानी कि शांति को बनाना। ओके, कि हम लोग जब कॉन्फ्लिक्ट में थे इंडिया पाकिस्तान वॉर के साथ, तो हम कैसे जो है शांति बनाएं इस चीज के लिए। तो इसके अगर हम देखें पीस बिल्डिंग, तो इसके रूट कॉजेस को हम एड्रेस करते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, डेवलपमेंट करना, जस्टिस देना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कुछ प्रोसेसेस करना, या फिर डीडीआर की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, डिसआर्ममेंट, डीमोबिलाइजेशन एंड रीइंटीग्रेशन। ओके, फिर आता है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग में हम लोग इंटरनेशनल पर्सनल डिप्लॉय होते हैं, जो सीज फायर मॉनिटर करते हैं, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं और एड देते हैं। यानी कि जो सीज फायर हुआ है वो बना रहे, सिविल जितने भी हैं लोग प्रोटेक्टेड रहें, पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को सपोर्ट करें, और लोग जो भी वॉर में जिन लोगों को डैमेज हुआ उन लोगों को हम लोग असिस्ट कर सकें। ओके, इसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएन, क्योंकि यूएन को हम लोग पीस कीपर कहते हैं, जिन्हें ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। यूएन पीस कीपर्स, इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है, प्लीज ये याद रखना। ये लोग कंसेंट, इम्पार्शलिटी और सेल्फ डिफेंस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ओके, चैलेंजेस काफी सारे हमें देखने को मिलते हैं जब यूएन वर्क कर रहा होता है, जैसे कि फंडिंग कंस्ट्रेंट्स होती हैं, फंडिंग इश्यूज आते हैं, पैसे कम होते हैं, मैंडेट लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि उनका जो काम है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, हर चीज में वो लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ओके, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में उन्हें काम करना पड़ता है, एक कॉन्फ्लिक्टेड कंट्री में वो जाके काम करते हैं, और पॉलिटिकल विल, बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें काम नहीं करने देती। ओके, क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, एक्सप्लेन पीस बिल्डिंग या फिर रोल ऑफ यूएन इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ऐसे कर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ह्यूमन राइट्स एज फाउंडेशन फॉर पीस। देखो, पीस और ह्यूमन राइट्स डीपली कनेक्टेड है दोनों टॉपिक। ओके, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स नहीं है तो पीस भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी ट्रेडिशनल स्टेट सिक्योरिटी से पहले आता है। ये इंडिविजुअल्स की सेफ्टी पर फोकस करते हैं, और फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट, इससे। ओके, अगर हम देखा जाए तो इसमें लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, ओके, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सब आ जाता है। सॉलिडारिटी, यानी कि उनकी एक तरह राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके सिक्योरिटी, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना, उनको फ्रीडम मिलना, और उन सबको इक्वल राइट्स मिलना, ये आते हैं ह्यूमन राइट्स में। ओके, ह्यूमन सिक्योरिटी हमने अभी बात करी कि स्टेट सिक्योरिटी से पहले ह्यूमन सिक्योरिटी आती है, लोगों को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म वगैरह जैसे जो टॉपिक है, रीजनलिज्म, रिलीजन, नेशनलिज्म, ये सब पहले
नहीं आते, सबसे पहले ह्यूमैनिटी आती है, प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ओके, अब इसमें अगर हम देखें कि ह्यूमन राइट्स में, पीस में रोल ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है। सिविल सोसाइटी एनजीओस, ग्रास रूट मूवमेंट्स, रिलीजियस ग्रुप्स के थ्रू ह्यूमन राइट्स प्रमोट करती है, डायलॉग क्रिएट करती है और गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाती है। सिविल सोसाइटी क्या होती है? एनजीओ जितने भी होते हैं, ये लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, आप लोगों के आसपास रह के काम करते हैं, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो उसके लिए आवाज उठाते हैं, जितने भी पार्टीज हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा सारा। क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड ऐसे आते हैं, हाउ आर ह्यूमन राइट्स लिंक टू पीस, या आप यहां से करोगे। ओके, और उसके बाद और क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, तो ये रहा उसका क्वेश्चन आंसर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस टू ग्लोबल पीस, यानी कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल पीस नहीं बनने देते। अगर हम आज के टाइम की पीस की बात करें तो हमारे सामने काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है टेररिज्म। टेररिज्म नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू होता है जो सिविलियंस को टारगेट करते हैं बेसिकली। फिर आती है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी बेस्ड काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं सबकी कंट्रीज में। एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं रिसोर्सेज के लिए, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स स्कार्सिटी की वजह से बढ़ रहे हैं सब। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन अभी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन लोगों के पास न्यूक्लियर पावर है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, ये जितने भी चारों हमने चैलेंजेस देखे ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए सॉल्यूशंस भी होलिस्टिक होने चाहिए जो ह्यूमन राइट्स, जस्टिस और कोऑपरेशन पे बेस्ड हो। ओके, ये चीजें आइसोलेशन में काम नहीं करती, क्योंकि देखो बेसिकली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं जिसकी वजह से टेररिज्म आता है, और इनकी टेररिज्म की वजह से कभी कभी क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकता है। ओके, क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे पेपर में कि डिस्कस कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस टू पीस, या फिर एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का MPSC 006 का एक क्विक रिवीजन। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये PPT चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PPT, एंड मैं आप लोगों को इसका लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।